यानी आवाज आ रही है तुम लोगों को? ओके जी। यार तिलावत हो जाए, आप कर लो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, हमने अपनी लास्ट क्लास तक अकाउंट्स पेएबल यानी वर्किंग कैपिटल में अकाउंट्स पेएबल तक कंप्लीट किया था। एक एक करके लॉजिक को मैंने कहा था रिवाइज करके आना, मैंने पूछना है, जिससे पूछूंगा वो मुझे वो बताएगा। जानी तू बता दे। हाँ, मुझे जल्दी से ये बता दे कि अकाउंट्स पेएबल का इंक्रीज मेरे कैश फ्लो में से ऐड होता है या लेस होता है? अकाउंट्स पेएबल का इंक्रीज आप कह रहे हैं ऐड होता है, रीजन? नहीं नहीं, गलत। हमने माल उधार पे खरीदा होता है, वो यूज हो चुका होता है, उसका एक्सपेंस बुक हो चुका होता है, जबकि उसके पैसे तो वो ऊपर से एक्सपेंस के तौर पे माइनस हो चुका होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं, क्योंकि वो पैसे मेरी जेब से नहीं गए, मैं उसको ऐड बैक कर देता हूँ। चलिए जी, अगर मैं वैसे ही ओवरऑल अप्रोच पूछूं आपसे, सबसे पहले हमारा पहला मकसद होता है कि हम प्रॉफिट को रिकंसाइल कराते हैं किससे? कैश फॉर द ईयर से। तो सर प्रॉफिट को रिकंसाइल कराने के लिए वी नीड टू पिक फर्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट करवाता हूँ किसकी? वेरी गुड सर, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करवाता हूँ। अच्छा, वंस में जब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करवा देता हूँ तो वो इसलिए करवाता हूँ क्योंकि वो होता है नॉन कैश। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा मैं गेन ऑन डिस्पोजल लेस करवा देता हूँ, ऐसा ही है? अच्छा, गेन ऑन डिस्पोजल इसलिए लेस कराता हूँ क्योंकि उसका इम्पैक्ट जीरो हो जाए, क्योंकि वो ऑपरेशन से पर्टेन नहीं करता। फिर मैं लॉस ऑन डिस्पोजल को ऐड बैक करवा देता हूँ क्योंकि वो भी ऑपरेशन से पर्टेन नहीं करता, ताकि इम्पैक्ट जीरो हो जाए। ये भी मुझे बात समझ आ गई। फिर मैंने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो क्या करता हूँ, ऐड बैक, ताकि उस एक्सपेंस का इम्पैक्ट क्या हो जाए, जीरो। क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है कि एक्सपेंस का होना अलग बात और पे होना अलग बात। हम सिर्फ पेमेंट से गर्ज होता है हमें, तो एक्सपेंस हम जीरो करवा देते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट्स करवाने के बाद बखूबी तुम लोग कहाँ पहुंच जाते हो? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। सर अगर मेरी बैलेंस शीट में रिसीवेबल नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, पेबल नहीं है, तो क्या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू? वेरी गुड, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कोई फर्क नहीं है, यानी कहीं मेरा पैसा नहीं फंसा हुआ। अगर मैं कहूँ आपके बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल दिखता है, तो दैट मीन्स के वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं। तो अगर मैं रिसीवेबल को इंक्रीज होता हुआ देखूं तो क्या मसला है? लेस कर देंगे। अच्छा, रिसीवेबल के इंक्रीज लेस इसलिए करते हैं क्योंकि ये सेल तो हो गई बट पैसा नहीं आया, तो हम जितना पैसा नहीं आया उसको हम लेस कर देंगे। ये बताएंगे शेयर होल्डर को भाई कमाई हो गई थी बट ये पैसे रिसीव नहीं हुए। अच्छा, व्हाट इफ आपको रिसीवेबल डिक्रीज होता हुआ दिखे? ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, ऐड बैक करने की लॉजिक ये है कि वो इस साल के सेल नहीं है, पिछले साल की सेल है, जो कि इस साल के प्रॉफिट में शामिल नहीं है, तो हम ऐड बैक कर देंगे। बताएंगे ये भी पैसा आया जो कि इस साल की कमाई हम ये बताएंगे उसको वो इस साल की कमाई नहीं है बट इस साल पैसे रिसीव हुए हैं, जो कि रिलेट करते हैं ऑपरेशन से। ये भी बात मुझे समझ आती है। फिर मैंने कहा अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है ये क्या शो करता है? सर हमने हमने सर खरीदी ज्यादा है। वेरी गुड, यूज का कम है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यूज कम की है तो मेरे एक्सपेंस में कम है, और मैंने खरीदी ज्यादा है तो पैसा गया है, तो मैं और माइनस करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई असल में जो खरीदी गई है वो ज्यादा है, आप सिर्फ पीएनएल में यूजेज देख रहे हैं। तो मैं जितनी भी इंक्रीज हुई भी होती है मेरी इन्वेंट्री उसको और लेस कर देता हूँ, ताकि मैं पहुंच जाऊं अपनी परचेज की गई इन्वेंट्री पे। क्या हम सिंपल उसूल रखें? क्या मैं कह सकता हूँ इंक्रीज इन इन्वेंट्री को लेस करने का मतलब यह है कि आप अपनी यूज की गई इन्वेंट्री के बजाय परचेज इन्वेंट्री पे पहुंच जाते हैं? ये बात नहीं आई समझ? देखो, अगर मैंने 100 रुपए की इन्वेंट्री परचेज की, 75 की यूज की, तो बची कितनी? 25। तो मैं कह रहा हूँ वो 25 भी मैं लेस करता हूँ ताकि परचेज पे पहुंच जाऊं। क्लियर है? अच्छा, अगर मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि एक चीज खरीदी, यूज हो रही है इस साल, तो ऊपर एक्सपेंस के तौर पे आ चुकी है जिसका कैश का कोई इंपैक्ट, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड बैक कर लेते हैं। चलिए जी, अब सर आज अकाउंट्स पेएबल का एक दूसरा कॉन्सेप्ट करते हैं जो कि है डिक्रीज इन पेएबल। इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं।
अच्छा, अब हमने कहा कि सर अब हम आ गए 2023 में। मैंने कहा सर पीबी मेरा कितना हो जाएगा कम होके 480। मैंने ये कहा कि सर अकाउंट्स पेबल मेरे पास उधार मौजूद है मेरी बैलेंस शीट के अंदर कितने का मौजूद है उधार? 110 पे मौजूद है उधार। सही जी सर, 110 पे मौजूद है उधार। अब सर वही कहानी वापस से दोहराते हैं। हमने ये कहा कि सर मैंने इन्वेंट्री को 0 रखा हुआ था। यहाँ पे सर मैंने फिर इन्वेंट्री परचेज की सर कोई 1 लाख रुपए की। कैश पे किया सर 1 लाख रुपए का। आप मुझे बताएं मेरा पहला आउटफ्लो कितना दिखता है? 1 लाख रुपए। ये पहला आउटफ्लो है ऑपरेशंस में से। पहला आउटफ्लो कहां से जानी? ऑपरेशंस में से। अच्छा भाई, फिर मैंने ये कहा कि मैंने इसी इन्वेंट्री को उठा के बेच दिया कैश के ऊपर, तो कैश हो गया डेबिट, सेल्स हो गई क्रेडिट। मैंने कहा सर मैंने 3 लाख रुपए की सेल्स की है, ये आ गया। अच्छा, मेरे पास कैश इनफ्लो कितना हुआ? ये तो ग्रॉस बेसिस पे 3 लाख का है ना। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा सर एक और चीज की हमने, अकाउंट्स पेबल को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया 110 से। चलिए 110 भी नहीं करें, हम इसको पूरा नहीं खत्म करते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमने जो पे किए हैं 70,000 रुपए पे किए हैं। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ अगर 70 पे कर लिए तो यहाँ पे कितने बच गए? 40। ये लायबिलिटी बच गई होगी ना मेरी। अच्छा, आप जरा फोकस होके देखें, इस एंट्री को देख के समझते हैं एक चीज, ताकि आप लॉजिकली साउंड हो जाएं। मुझे ये लगता है कि ये जो एंट्री है ना, अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, दिस इज नॉट माय एक्सपेंस, इंस्टेड दिस इज सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। तो ये तो इंग्लिश में बोल दिया। मैं कह रहा हूं कि सर ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मैं सिर्फ अपना उधार चुका रहा हूं। ये मेरा एक्सपेंस, ये एक्सपेंस किस साल का है? वेरी गुड यार, ये एक्सपेंस पिछले साल का है, सेटल कब हो रहा है? इस साल। यानी आप ये सब बच्चे बात मानते हैं कि जब मेरा अकाउंट्स पेबल कम होता है उसका मतलब यह है कि वो एक्सपेंस इस साल का नहीं है, यानी पिछले साल का कोई एक्सपेंस है जो सेटल हो रहा है इस साल। अब मैं एक कहानी को रिकॉल करवाता हूं, आप जरा इस लास्ट ईयर की इलस्ट्रेशन को देखें। प्लीज मुझे एक बात बताएं, क्या मैंने 150 की इन्वेंट्री खरीदी थी? ऐसा ही है। और इन्वेंट्री, और 150 की इन्वेंट्री उधार पे परचेज की थी, जिसकी मैंने पेमेंट सिर्फ कितनी की थी? 40। आप पर बखूबी देखें, ये पूरी 150 की इन्वेंट्री एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई थी। यानी 1,50,000 रुपए, बिल्कुल बेसिक पे आके बता रहा हूँ, समझ नहीं आया तो मतलब वापस से पूछ लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है, सुकून से लॉजिकली समझो। क्या मैं कह सकता हूँ 150 की इन्वेंट्री मैंने लास्ट ईयर परचेज की, उसको लास्ट ईयर यूज भी कर लिया, एक्सपेंस हो गया था 150 का। कौन से साल में? पिछले साल में। जिसमें से मैंने पे सिर्फ कितने किए थे? 40। कितने पे नहीं किए थे? 110। पर क्या आप ये बात भी तो मानते हैं ना कि 150 में 110 भी शामिल था, 40 भी शामिल था। तो जब मैंने पिछले साल का कैश फ्लो बनाया था तो मैंने शेयर होल्डर को ये बताया था कि जो आप 150 का एक्सपेंस देख रहे हैं उसमें मैंने 110 पे, तो मैंने उसको क्या किया था? एड बैक किया था। यही तो मैंने लॉजिक बताई आपको कि भाई जब आप कैश फ्लो बना रहे होते हैं तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर अकाउंट्स पेबल के इंक्रीज का मतलब ये होता है एक चीज खरीद के एक्सपेंस हो गई बट उसके पैसे, तो जितने पैसे नहीं गए थे मैंने लास्ट ईयर क्या किया था? उसको एड बैक किया था। ये कौन सी कहानी है? लास्ट ईयर की। यानी मैं समझाना सिर्फ ये चाह रहा था कि अकाउंट्स पेबल का अगर एक्सपेंस लास्ट ईयर हो चुका है और वो पे नहीं हुआ था तो लास्ट ईयर मैंने उसको एड बैक किया था। अब हम आ गए इस साल। इस साल क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने उस 110 में से 70,000 रुपए सेटल किए? ऐसा ही है। पर मैं आपसे फिर सवाल ये पूछता हूं कि वो जो 110, ये 110 से प्रायर ईयर का, क्या मैं ये मानते हो बात, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 110 लास्ट ईयर का एक्सपेंस है जो कि लास्ट ईयर के पीएनएल में चार्ज, और उल्टा मैंने शेयर होल्डर को इसको ऐड करके बताया था। मैंने शेयर होल्डर को कहा था कि ये एक्सपेंस हो गया था लास्ट ईयर जिसकी पेमेंट मैंने ऐड बैक किया था वहां पे, क्योंकि उस वक्त पेमेंट नहीं हुई थी। पर पेमेंट कब हो रही है? इस साल। अब देखो केस उल्टा है। मुझे ये लगता है कि अकाउंट्स पेबल जब भी डिक्रीज होता है
इसका मतलब ये है कि आप पिछले सालों की बल्ली इस साल सेटल कर रहे हैं, जिसका एक्सपेंस कब हुआ था। तो सर अगर मैं वैसे ही एक माइंड मैप बनाऊं, एक विजन बनाऊं, सोचूं, तो क्या मैं कह सकता हूं एक चीज मेरे एक्सपेंस में नहीं है इस साल के एक्सपेंस में, क्या ये कह सकता हूं मैं कि ये 70,000 रुपये इस साल के एक्सपेंस में है या पिछले साल के एक्सपेंस में था। तो सर पीएनएल तो एक साल का बनता है ना, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो 70,000 रुपये ये पिछले साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो जब बच्चों ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो ये मेरे प्रॉफिट में से माइनस, जबकि कैश में से माइनस हुआ हुआ है, तो मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इसको ऐड करूंगा या लेस। तो सर सिंपल लॉजिक रखते हैं ना कि अकाउंट्स पेएबल, अगर आपका बहुत सुकून से समझना, अकाउंट्स पेएबल आपका अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब ये है कि ऊपर एक्सपेंस हो गया और वो नीचे पे, मैं उसको ऐड बैक कर देता हूं। अच्छा उल्टा केस, अकाउंट्स पेएबल अगर डिक्रीज हो रहा है, क्या मतलब है कि आपने पिछले साल की पेमेंट इस साल की, जबकि मेरे पीएनएल में एक्सपेंस सिर्फ इस साल का है। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पीएनएल के अंदर, अभी यहाँ पे पीएनएल बना के भी दिखाता हूं, मैं अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं तो मैंने जानी सेल्स कितने की है, 3 लाख रुपीज की। सीओजीएस कितना है, 1 लाख रुपए का। आपके सामने आपने कितने की इन्वेंट्री परचेज की है, 1 लाख रुपए की। मैंने सीओजीएस को किया डेबिट और इन्वेंट्री को कर दिया क्रेडिट। कितने से भाई, 1 लाख रुपए से। अच्छा अब आप मुझे बखूबी देख के बताएं, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पीएनएल के अंदर सिर्फ इस साल का एक्सपेंस है, जबकि पेमेंट के अंदर कितने सालों की पेमेंट है, 2 सालों की कैसे, एक पिछले साल की एक इस साल की। तो सर मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपका पीएनएल बनता फॉर द ईयर है, तो आपके पीएनएल में माइनस भी सिर्फ फॉर द ईयर हुआ होगा। तो जो चीज आपने पिछले साल की इस साल पे की है तो वो आपको कैसे पता लगेगी, अकाउंट्स पेबल के अकाउंट से। वापस से, जो चीज आपने पिछले साल की इस साल पे की है वो आपको कहां से पता लगेगी। अच्छा अगर अकाउंट्स पेबल डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि एक चीज जो पिछले साल का एक्सपेंस थी वो पे हो रही है, जो इस साल के पीएनएल में नहीं है, तो मैं उसको और माइनस करूंगा। यानी जो माइनस हो चुका वो तो हो चुका है, और जो पिछले साल की पेमेंट है वो मैं अलग से माइनस करूंगा, तो कुल मिला के आउटफ्लो आ जाएगा। पक्की बात है। चलिए जी, अब सर यहाँ पे मैंने समझने के लिए कहा कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 रुपए का, ये कितना आ गया, 190। अब मैं जब कैश फ्लो बनाऊंगा तो मैं शुरू करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। कितना आ गया भाई ये, 190। एडजस्टमेंट, सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा कितने से, 10,000 रुपए से। सर आप क्या मानते हैं कि मैं पहुंच गया कहां पे, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। यानी अभी ये हालात वाकयात ये बता रहे हैं कि मैं ऑपरेशन से जेब में कितने लेके आया, 2 लाख रुपए। यहाँ पे देखो एंट्री के साथ देखते हैं ताकि और क्लियर हो, फोकस होके देखना। क्या मैं कह सकता हूं कि अब तक ये आउटफ्लो था, ये इनफ्लो था मेरा, ये कितना हमारा 2 लाख रुपए। सर ये तो मैच है ना, फिर आप क्यों होशियारी कर रहे हैं, ये तो मैच है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन तो मैच है। सर मैच नहीं है क्योंकि कुछ और पैसे गए, कितने, तो ये भी तो ऑपरेशंस के नाम पे ही गए ना। तो सर फिर ये प्रॉफिट में से माइनस क्यों नहीं हुए हुए। वेरी गुड। वो एक्सपेंस किस साल का है, लास्ट ईयर का। वो सिर्फ पे कब हो रहा है, इस साल। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो जो पे इस साल हो रहा है वो भी तो माइनस करके दिखाओ, क्योंकि वो भी आपके ऑपरेशंस का क्या है, आउटफ्लो। बात क्लियर है। तो सर हमने यहाँ पे एक हेडिंग पार्ट करनी है किसकी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। अच्छा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में मैं बोलूं कि सर मेरे डिक्रीज इन पेएबल है, डिक्रीज इन पेएबल कितने से, 70,000 से। देखो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में देखूंगा कि भाई ये 70,000 से गिर गया ये बैलेंस, तो जितने से गिर गया मैंने उसको क्या किया, माइनस किया। तो मुझे एक बात बताएं, अब मेरे पास कितने बचे, 130 बचे। क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास मेरे ऑपरेशन से जो नेट पैसे आए वो 2 लाख रुपए आए या 130 आए। तो सर ऊपर 2 लाख रुपए इसलिए था ना क्योंकि उसमें सिर्फ इस साल का एक्सपेंस है, जबकि इस साल पेमेंट इस साल की भी हो रही है, पिछले साल की भी हो रही है। तो जो पिछले साल की नहीं माइनस हुई थी मैंने अलग से माइनस कर दी। पहले बताओ बात क्लियर है। यानी सर अब
ओवरऑल सीन में तुमसे पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, तुमने जवाब देना है। मुझे ये देखना है कि अगर मैंने कुछ पैसा पे नहीं किया तो वो कौन से अकाउंट से देखूंगा। पक्की बात है, जब मैं ये कहता हूं कि मैंने कुछ पैसा पे नहीं किया, इसका मतलब है अकाउंट पेबल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही जा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, अब आगे चलो। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग वापस से। मैंने ये कहा कि अगर मैं ये तुमसे पूछूं सवाल कि मुझे ये देखना है कि कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ। वेरी गुड, अकाउंट रिसीवेबल वो आप, अच्छा अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज, पक्का इंक्रीज, वो ये बता रहा होगा कि इतने पैसे इस साल रिसीव, उसको क्या करेंगे, बेहतरीन। मुझे ये देखना है कि ऐसी कितनी इन्वेंट्री है जो मैंने खरीदी ज्यादा थी। कौन सा अकाउंट, इन्वेंट्री का अकाउंट। तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही होगी डिक्रीज, इंक्रीज हो रही होगी, उसको क्या करेंगे, लेस, क्योंकि ये वो चीज होगी जो मैंने खरीदी ज्यादा, यूज। वेरी गुड। अच्छा अगर मुझे ये देखना है कि मैंने पिछले साल का पैसा इस साल तो पे नहीं किया, अकाउंट्स पेबल। अच्छा अकाउंट्स पेबल इस केस में डिक्रीज हो रहे होंगे, इंक्रीज, पक्की बात है। डिक्रीज का मतलब ये है कि आपने पिछले साल की लायबिलिटी, तभी तो आपका उधार कम हुआ है। देखो यूं सोचो कि अगर इस साल उधार आ भी जाता, वो भी तुमने सेटल कर दिया, फिर भी कम हो रहा है, तो मतलब पिछले साल की बल्ली इस साल सेटल की है। वेरी गुड। अब आगे सुनो, मुझे ये देखना है कि पिछले साल का पैसा कहीं इस साल तो रिसीव नहीं हुआ, अकाउंट रिसीवेबल, तो उसको क्या करते हैं, एड बैक कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पैसे इस साल रिसीव हो गए जो कि इस साल की सेल में आप क्या करते हैं, उसको एड बैक। अच्छा अगर मुझे ये देखना है कहीं मैंने पिछले साल की इन्वेंट्री तो यूज नहीं की, इन्वेंट्री का अकाउंट, इन्वेंट्री क्या हो रही होगी। अच्छा इन्वेंट्री के डिक्रीज का मतलब यह है कि जो ओपनिंग भी भरी थी वो भी यूज हो गई, जिस जो इस साल की परचेजेस नहीं है। तो जब ओपनिंग मौजूदा इन्वेंट्री आपकी इस साल यूज हुई है तो वो इस साल एक्सपेंस हो गई, जिसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, तो आप उसको क्या करते हैं, एड बैक कर देते हैं। भाई यहाँ तक क्लैरिटी है, 30 कॉपी करें इसको, एक मिनट, एक 30 खाली यहाँ पे ऐड करते हैं। कैश एंड बैंक में इसमें एक 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 1.6 मिलियन। चेक कर लो, यही है 1470000, 1.47 मिलियन। तो आई थिंक देख लो ये 1.6 ही बनेगा, ऐसा ही है जी। तुम कुछ पूछ रहे थे। एक मिनट ना, हाँ जी। आप कह रहे हैं कि भाई मैं ये बता दूं कि अकाउंट्स पेबल के डिक्रीज होने पे लेस क्यों कर रहे हैं। अच्छा एक वो लाइन बता दूं, देखो लिख भी देता हूँ यहाँ पे। भाई एक सवाल आया बच्चे का कि सर आप ये बता दें कि अकाउंट्स पेबल के डिक्रीज को हम लेस क्यों कर रहे हैं। उसका सिंपल जो मैं लिख देता हूँ, तुम भी लिख देना, नहीं समझा तो वापस से बता दूंगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अकाउंट्स पेबल का डिक्रीज के एक पिछले साल की, पिछले साल का एक्सपेंस इस साल सेटल या पे हुआ है, जिसका इस साल, हाँ भाई क्या लिखूंगा मैं, जिसका इस साल के प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। सही जी, खुद सोचो, वापस से अगेन रिकॉल करवाता हूं। लास्ट ईयर तुमने इन्वेंट्री कितने की खरीदी थी, 150 की। साथ साथ बोलोगे लास्ट ईयर कितने की खरीदी, वो पूरा का पूरा 150 लास्ट ईयर एक्सपेंस आउट हो गया था। जबकि तुमने पे, तो तुमने अपने शेयर होल्डर को लास्ट ईयर ये बताया था कि उसमें से 1/10 मैंने पे नहीं किया, आपने एड बैक कर दिया था। यहां तक क्लैरिटी है, यानी तुझे क्लियर है यहां तक। अच्छा अब अगले साल आ जाओ। अगले साल क्या मैंने जो 1/10 बकाया रह गया था उसकी सेटलमेंट की, यस, उसमें से भी 70,000 रुपए की। फिर मैं तुमसे पूछता हूँ ये जो 70,000 रुपए मैं इस साल सेटल कर रहा हूँ, क्या इस साल का एक्सपेंस है या ये पिछले साल एक्सपेंस के तौर पे चार्ज हो चुका है। अच्छा जब ये पिछले साल एक्सपेंस के तौर पे चार्ज हो चुका है तो पिछले साल का प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो चुका था। मैंने शेयर होल्डर को एड बैक करके बताया था कि ये मेरा आउटफ्लो नहीं है,
ये पैसे बचत हो गई थी तो मैंने ऐड बैक कर दिया था। इस साल क्या हुआ कि इस साल जो मैंने एक्सपेंस किया उसके पैसे तो दिए ही दिए, साथ साथ पिछले साल के भी दिए, पर मैं कह रहा हूं कि जो पिछले साल के पैसे इस साल दिए वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो सिर्फ सेटलमेंट है। तो जो कि मेरे पीएनएल में माइनस, तो तभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट्स पेएबल के डिक्रीज होना ये शो करता है कि पिछले साल का एक्सपेंस इस साल पे हुआ है, जिसका इस साल के प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो सिंपल सोचो ना कि एक चीज आपके प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुई हुई है और कैश में से माइनस हुई हुई है, तो आप उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जी जानिए आप कुछ पूछ रहे थे, क्लियर हो गया? हाँ भाई अब क्लियर है पक्का ना? इधर देख आंखों में, क्लियर है ना? ओके। हाँ भाई क्विज कर रहे हो तुम लोग? नहीं पक्की बात है? आ रहे हैं फुल मार्क्स? चलो गुड है। कल आया था रात को कोई? कल नहीं आया था? ये तो तुमने अच्छी बात बताई है अभी रुको। नहीं मैंने अपने असिस्टेंट को कहा था कि भाई आप क्विज दें एक और, कैसे नहीं दिया उसने? हाँ, आज दो दे दो। अच्छी बात है ना यार, 2-3 क्विज हो जाए तो मजे की बात है। आज 3 सवाल दूंगा। बहुत टाइम क्या मतलब? अच्छा सर भी क्विज दे रहे हैं ना आजकल? वही इक्विवेलेंट। बोला ना कैश फ्लो तो हो जाता है ना सॉल्व भाई, 80% होता है 100% होता है। वेरी गुड, अभी आगे भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा ये कह रहे हैं रेहान के साथ 8 मिनट्स लगते हैं एक सवाल करने में, तो अपनी जिंदगी की 8 मिनट्स इफ यू आर गिविंग एंड यू आर गोइंग टू 1 मिलियन रुपीज, तो क्या बुरी बात है? हाँ भाई मिलियन रुपीज कमाने के लिए 8 मिनट लगाना बुरी बात है? बाकी तो लगाने पड़ेंगे। हाँ तो बेटा अपने ऊपर ही लगा दो ना, कौन सा मेरे घर में राशन डलवाओगे, खुद ही कमाओगे ना। ये पेपर में कितने नंबर का सवाल आता है यानी? ये आता है कोई 20 नंबर का, 18 नंबर का, 22 नंबर का, ऐसा सवाल आता है इसका। लास्ट टाइम में नहीं आता ना, इस बार तो वाजिब है। वो सवाल देता है, वो बोलता है एक पेज का सवाल होता है जैसे डेटा होता है, और बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम आराम से इस सवाल को 20 मिनट में ही सॉल्व कर लोगे, या 25 मिनट में, से ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, ये मेरा वादा है। सिर्फ मैं देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, आई कैन बेट कि तुम यही सवाल एग्जाम में 20 नंबर का 20 मिनट में ही सॉल्व कर लोगे। ये मैं तुम्हें कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं कि हो जाएगा। पर जैसे कहता हूं, जो क्विज देता हूं, जो सवाल देता हूं वो करो, हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं है। अभी अभी ईशल कर देते हैं उसको रिपीट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अभी आ रही है ना वापस। अच्छा यार चलो, जब तक कॉपी कर रहे हैं ये लोग, एक सवाल का जवाब दो। हमने ये सीखा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर परचेज ऑफ पीपी माइनस हो जाता है। अच्छा लॉजिक बता दो क्यों माइनस होता है? क्योंकि आप बोलते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि वो मेरे पीएनएल में से माइनस, वो एक ऐसा खर्चा है जो एसेट की फॉर्म में आया है मेरे पास, जो कैश चला गया है, जिसका कोई एक्सपेंस नहीं है, उसका एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन। तो हम कहते ही हैं कि तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैश आउटफ्लो तो होता है, बट वो एक्सपेंस नहीं होते, वो एक्सपेंस बनते हैं ओवर द पीरियड। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि पीपी का खरीदना, तुम लोग बताओगे पीपी का खरीदना क्या कोई एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो आप बोलते ही हैं कि भाई क्योंकि वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पैसा तो गया है ना, तो मेरे जितने भी ऑपरेशंस में से पैसे आएंगे होते मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे इतने लगा दिए। अच्छा अब इसका उलट केस, अगर पीपी बेचूंगा तो क्या कैश इनफ्लो होगा, पर क्या वो मेरी इनकम है या कैपिटल रिसीट है? अच्छा जो इनकम होती है वो माशाल्लाह हम ऊपर क्या कर देते हैं, जीरो, ताकि पूरे पैसे दिखा सकें। तो जैसे पीपी जब मैं खरीदता हूं तो वो पीपी में इन्वेस्ट करना होता है, जब पीपी बेचता हूं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना होता है। तो दोनों कौन सी एक्टिविटी में आते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर है जी? ये रिकैप हो गया इसका।
सर इसमें हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा मैंने आपको भी टैक्सेशन सिखाई नहीं है। अगर पहले दिन ही वो सिखा देता तो भाग जाते तुम लोग, तो अभी हौले हौले एक एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना। सही है जी। हवा नहीं लगती बेटा, वो हवा नहीं होती इधर। अच्छा जी, जल्दी ये कॉपी हो गया जल्दी। हाँ फिल्में बहुत देखती हो रमजान में भी, है ना? जानी ये कॉपी हो गया। अच्छा भाई, एक आखिरी कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज समवॉट खत्म हो जाएगा, और फिर हम चलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। ये हेडिंग डाल दें अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल। दोनों को साथ कवर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल या डिविडेंड रिसीवेबल, बिल्कुल सुकून और तामुल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पर पहले ये मुझे कंफर्मेशन दे दो कि ऊपर तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ओके जी, गुड। आ जाओ जी यहाँ पे। अब देखो, मैं दो कॉन्सेप्ट साथ चलाऊंगा तो फोकस हो गया। अभी लिखना नहीं, लिखने का पूरा टाइम दूंगा, सिर्फ आप फोकस हो गया, इस बात को समझ लें मेरे साथ इधर प्लीज। मैंने ये कहा कि सर अगर मैं किसी कंपनी को, जैसे मैं किसी से लोन ले सकता हूं तो मैं किसी को लोन दे भी सकता हूं। बहुत सुकून से समझना इस कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा जब मैं किसी को लोन दूंगा तो उसके ऊपर मेरा एक्सपेंस होगा या मैं इनकम कमाऊंगा? इनकम कमाऊंगा। यहां तक मुझे बात समझ आती है। अच्छा, अब पहला केस तो ये हो गया कि अगर मैं किसी को लोन देता हूं तो मुझे उसके ऊपर मिलेगा क्या? इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने ये कहा कि लेट से हमने लोन डिसबर्स किया था 1 मिलियन का। इस लोन डिसबर्स करने की मैं अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा, मैं उसके ऊपर आने वाले इंटरेस्ट की सिखा रहा हूं। अच्छा भाई, 1 मिलियन का हमने कहा मुझे इस पे इंटरेस्ट चाहिए कितना? 10%। अच्छा, अब जिस बंदे को मैंने ये लोन दिया है तो वो मुझे सालाना 10% देगा, ऐसा ही है। इसका 10% कितना बन गया? 1 लाख रुपए। हमने ये कहा कि सर सही है भाई, वो मुझे पैसे देगा। हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितने से भाई? 1 लाख रुपए से। और यहाँ पे हम एक चीज लिख देते हैं भाई साइड में, जैसे हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस के केस में लिखी थी। सर यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि इंटरेस्ट इनकम हमारे रिसीवेबल को इंक्रीज करेगी। भाई कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल, अब चलो तुम्हें और तुम्हारे लेवल पे आके समझाते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, जब मेरा एक्सपेंस हो जाता है तो चाहे मैं पे करूं या ना करूं, एक्सपेंस एक्सपेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी से मैंने उधार लिया था, तो अगर उस उधार पे मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है तो मैं उसका एक्सपेंस तो बोलूंगा हाँ यार मेरा एक्सपेंस हो चुका है, जबकि मैंने उसको पे नहीं किया। तो अब फिर आप याद करो, हमने पिछली क्लासेस में ये सीखा था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहा था और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। और हम ये कह रहे थे कि जितना एक्सपेंस होता है उससे मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। जितना एक्सपेंस होता है उससे मेरी लायबिलिटी, यानी सीधी सी बात है, एक चीज समझो ना, एम्प्लॉयज को रख के देखो भाई। अगर आपके 50 एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं और 50 के 50 ने आपको 1 महीने की सर्विसेज दे दी, तो क्या आप ये कहोगे कि मैं मुझे उनको पैसे पे नहीं करने, या आप कहेंगे मेरा एक्सपेंस हो चुका, एक्सपेंस हो चुका, मुझे पैसे तो देने हैं, पर जबकि मैंने पैसे दिए नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा ना कि जो एक्सपेंस होता रहेगा मेरी लायबिलिटी को, मेरी ऑब्लिगेशन को इंक्रीज करता रहेगा। अब उलट सोचते हैं, अब मैंने जब किसी को लोन दिया है तो वो मेरी क्या है? इनकम है।
उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। अब मैं ये कहूं कि भाई जैसे मैंने किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर जो मेरे पास इंटरेस्ट आएगा वो मुझे पे करे या ना करे, मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, तो मेरा हक है उससे पैसे मांगने का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी जितनी भी इनकम है वो सबका सब मेरा क्या बन जाएगा? रिसीवेबल। तभी हमने यहाँ पे एक चीज लिखी है, इंटरेस्ट इनकम हमारे रिसीवेबल को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो जैसे पेबल के अंदर उल्टा होता है, एक्सपेंस लायबिलिटी को बढ़ाता है, इनकम एसेट को इंक्रीज करेगी। लॉजिकल सी बात है, यहां तक कोई मसला? पक्की बात है। चलें जी, फिर हमने किया ये समझने के लिए कि सर इसमें से हमने कुछ पैसे रिसीव कर लिए, तो हमने कहा कैश हो गया डेबिट और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। सर हमने कहा ये हमें रिसीव हुए हैं 70,000 रुपए। तो सर हम यहां पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव होने से हमारा जो रिसीवेबल है वो क्या हो जाता है? हम कह सकते हैं सर रियलाइज हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। ऐसा ही है, दोनों बातें। अच्छा सर, यानी सर हमें एक बात समझ आ रही है, जितना कमाता जाऊंगा मेरा लोगों से रिसीवेबल, और जब जब वो मुझे पैसे पे करेंगे रिसीवेबल कम होता जाएगा। इसमें कोई दो राय, कोई मसला? पक्की बात है। चलिए जी, अब एक्सपेंस का भी साथ साथ चलाऊं ताकि रिकॉल रहे। एक्सपेंस में क्या होता है? मेरा एक्सपेंस मेरी लायबिलिटी को, और जब जब पे करूंगा लायबिलिटी कम करेगा। यहाँ पे उल्टा है, जितना कमाऊंगा उससे मेरा रिसीवेबल इंक्रीज होता रहेगा, और जब जब रिसीव होगा कम होता रहेगा। यानी पैसा आना मेरे रिसीवेबल को कम करेगा, इनकम कमाना मेरे रिसीवेबल को, साथ साथ बोलोगे इनकम का आना रिसीवेबल को बढ़ाएगा, पैसे का आना रिसीवेबल को कम करेगा। ऐसा ही है। अब जैसे वही उस दिन क्लास वाली बात की, कोई बच्चा बोले कि सर अगर मेरे को सवाल के अंदर इंटरेस्ट इनकम दिखती है बट इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट नहीं दिखता, तो इसका क्या मतलब है? पूरा का पूरा रिसीव हो गया, आपको कोई पंचायत नहीं है। पंचायत कब होगी? जब रिसीवेबल का अकाउंट दिखे। भाई बात क्लियर है? भाई लॉजिकल सी बात है ना। मैं तो कह रहा हूं कि आपको पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट इनकम दिखती है बट उससे रिलेटेड आपको कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट नहीं दिखता, तो भाई डेफिनेट सी बात है ये कंपनी जितना इनकम कमाई है उतनी रिसीव, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन कब होगी? जब रिसीव ना हो। तो फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल, कि भाई आपने इनकम अक्रू की, आपने अपना रिसीवेबल बुक किया, फिर उसमें से कुछ पैसे आ गए तो आपका रिसीवेबल कम हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक टी अकाउंट के जरिए समझते हैं। आपको बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट रिसीवेबल एक चीज दी हुई होगी 2021 और 2022, क्लोजिंग दिया हुआ आपको कितना? 30,000 रुपए, ओपनिंग कुछ भी नहीं। अच्छा, अब जब मैं इस इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट बनाऊंगा जो कि एग्जाम में आप बनाएंगे, ओपनिंग कितना रखूं? 0। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, ये रिसीवेबल का डेबिट साइड है ना, इसका मतलब है यहाँ पे रिसीवेबल इंक्रीज होगा। तो ये रिसीवेबल किस वजह से इंक्रीज होगा? इनकम की वजह से। तो इस साइड पे क्या मैं 1 लाख रुपए लिखूं या 70,000 रुपए? 1 लाख रुपए पूरी इनकम। भाई आपके सामने पूरी इनकम से मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने कहा कि सही है भाई, यहां पे मैं इंटरेस्ट इनकम लिखूंगा और लिख दूंगा 1 लाख रुपीज। आइडियली क्लोजिंग भी कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपीज। पर आपको एग्जामिनर कहेगा आपके पास क्लोजिंग है 30,000 रुपए, तो ये बात नहीं समझ आ रही 30 कैसे? 70 क्या हो गया? रिसीव हो गया। तो आपके सामने आपको यही तो लॉजिक दी कि अगर आपका रिसीवेबल का अकाउंट कम होता हुआ दिखे तो मतलब आपको वो पैसे रिसीव हो चुके हैं। तो आपने क्या कहा कि भाई मेरे पास कैश आ गया, देखो ये एंट्री बनी थी, कैश डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या हो रहा है? क्रेडिट। कितने से भाई? 70,000 रुपए से। ये आपने एग्जाम में टेक्निकली निकाल लेनी है बैलेंसिंग फिगर, जस्ट टू चेक कि भाई आपने कमाया कितना था और पैसा कितना आया।
यहां तक कोई मसला? पक्की बात है, सिंपल इंटरेस्ट एक्सपेंस के अकाउंट का ऑपोजिट है। वहां पे आपका एक्सपेंस होता है, यहाँ पे आपकी इनकम है, वहां पे आपकी पेमेंट होती है, यहाँ पे आपकी रिसीट है। कोई मसला है यहाँ तक? चलें जी, अब सर इसको लिंक करेंगे कैश फ्लो से। हमने कहा कि सर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर, तुम लोग मुझे गाइड करोगे इस पे, क्योंकि तुम लोग अब दिमाग चलना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर मुझे लगता है 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम होगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? देख लो, 1 लाख रुपए की इनकम है ना, पक्की बात है। चले जी, पर आप मुझे एक बात बताएंगे, मुझे कैश इनफ्लो कितना है? ये मैं इनफ्लो क्यों कह रहा हूँ? पैसे आए आपके पास। अच्छा सर, तो आप मुझे एक बात बताएंगे, आप यहाँ पे प्लीज सुनिएगा, इसमें कितने का डिफरेंस है? 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए क्या करूं यहाँ से? लेस कर देंगे, पर 30,000 रुपए लेस करूंगा तो लोगों को ये लगेगा कि मैंने 30,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, जबकि मुझे रिसीव हुआ है। तो हम ये करते हैं, पहले तो प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, एडजस्टमेंट पार्क करेंगे। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम जितनी भी है उसको लेस कर दूंगा। वेरी गुड आयन। हम इंटरेस्ट इनकम को क्या करेंगे? लेस करेंगे। इसका इंपैक्ट क्या हो गया? 0। अच्छा जी, ये बात भी समझ आती है। फिर मैं गया अपनी एक एक्टिविटी के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने यहां पे दिखा दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने का। क्या ये मैच हो गया? अच्छा, अब 2-3 सवाल जो आपके दिमाग में आने चाहिए, किसी के आ गए होंगे किसी के नहीं आए होंगे, वो मैं खुद बताता हूँ। पहला सवाल, बहुत सुकून से समझो इस बात को, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्यों आया? कितने लोगों के दिमाग में आया था ये जल्दी बताओ। हाँ ऑनेस्टली, बिल्कुल ऐसे पूछने का है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्यों आया? मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी को पैसा दे रहे हो और उस पर सूद कमा रहे हो, तो वो पैसा इन्वेस्ट ही करना है। अगर तुम लेट से किसी बंदे को भी नहीं तो तुम बैंक में भी रख दो ना पैसे, तो वो बैंक में जो इंटरेस्ट आएगा वो भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो पैसा इन्वेस्ट से शेयर्स में नहीं होता, किसी को उधार देना भी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो बैंक का काम क्या है? इन्वेस्ट करना। तो मुझे एक बात बताओ, तो बैंक इन्वेस्टमेंट ही करता है ना, क्या करता है? वो लोगों को उधार देता है, लोन देता है। तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने लोगों को, जो कंपनीज को इन्वेस्टमेंट की हुई है लोन देके, उस पे जो रिटर्न आ रहा है वो भी तो मेरी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है ना। तो वो कौन सी एक्टिविटी में दिखाऊंगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पर भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 70,000 रुपए दिखाने के लिए मुझे पहले ऊपर इनकम का इंपैक्ट क्या करना पड़ेगा? 0। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे फोकस के साथ, अगर मैं इसको 0 नहीं करता और यहाँ पे 1 लाख रुपए दिखा देता, तो वो हो जाता 1 लाख, 1 लाख 2 लाख रुपए, जबकि नीचे कितना मौजूद है? 70,000 रुपए। वापस से यहाँ पे करके दिखाता हूँ, अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 1 लाख रुपीज रहने दूं और यहाँ पे भी दिखा दूं कितना? 70,000 रुपए, सॉरी, यहाँ पे भी दिखा दूं कितना, क्योंकि पैसे कितने आए? 70,000 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मिलके कितने हो गए? 170, जबकि असल में कैश कितना है? 70 का कितना ज्यादा हो गया? 1 लाख रुपए। तो भाई मैं भी तो सिंपल यही कह रहा हूँ, दिस इज एज गुड एज गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी। मुझे एक बात बताओ, जब पीपी बेचते हो तो उसका गेन होता है, उसको क्या करते हो पहले? क्यों 0 करते हो? इम्पैक्ट क्या हो जाए? दूसरा रीजन क्या होता है? तो ये भी तो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। नहीं है ये बात समझ? भाई मैं कह रहा हूँ मेरा ऑपरेशन अलग है, ये तो मैंने ऐसे ही किसी को उठा के लोन दे दिया, उस पर कोई अदर इनकम आ रही है, तो ये तो वो अदर इनकम है ना मेरे भाई। तो जब ये वो अदर इनकम है तो उसको कटाओ यहाँ से। किसी के दिमाग में ये सवाल आया कि ये वर्किंग कैपिटल में क्यों नहीं आ रहा? ये जवाब दिया ना इसने, वर्किंग कैपिटल का जो मसला है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। वर्किंग कैपिटल के अंदर कौन से रिसीवेबल पेबल आएंगे? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीवेबल आता है, पर क्या वो इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है या अकाउंट रिसीवेबल? वेरी गुड यार, क्या वर्किंग कैपिटल में अकाउंट पेबल आता है? इंटरेस्ट पेबल नहीं आता? क्यों नहीं? वो भी तो पेबल है। वेरी गुड, वो ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। अब आप मंतक समझें इसकी, एक कैश फ्लो की मंतक क्या, तभी तो लॉजिकली चल रहे हो तुम लोग। सुनो,
अगर मैं इंटरेस्ट पेएबल को भी वर्किंग कैपिटल में ले लूंगा ना, तो फिर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस ही इंटरेस्ट पे करना है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मेरे ऑपरेशंस में जितने एक्सपेंसेस हैं मैं उनसे रिलेटेड रिसीवेबल पेएबल उठाता हूँ, जो कि इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेएबल को हटा के होते हैं। पहले बताओ, बात क्लियर है? वेरी गुड आंसर यार। वापस से मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले भी रिकैप करते हैं, तुम लोग मुझे जवाब देना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया, क्यों? गेन ऑन डिस्पोजल को लेस किया, इम्पैक्ट जीरो और डज नॉट परटेन टू ऑपरेशन। लॉस ऑन डिस्पोजल को ऐड किया, क्यों? इम्पैक्ट जीरो, डज नॉट परटेन टू ऑपरेशन। अच्छा, एक एक करके। और इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक किया, इम्पैक्ट जीरो, इम्पैक्ट जीरो डज नॉट परटेन टू ऑपरेशन। इम्पैक्ट जीरो करके पूरी पेमेंट दिखाता हूं। क्लियर है यहाँ पर? आगे फिर मैंने आपको ये कहा कि आज एक और चीज आई एडजस्टमेंट के अंदर, इंटरेस्ट इनकम। कौन सी इनकम? अच्छा, क्या इंटरेस्ट इनकम तुम लोगों के प्रॉफिट में होगी? यस, प्रॉफिट में होगी। तो क्या उसको रहने दें, जीरो करें? अच्छा, जीरो करेंगे। अगर जीरो नहीं करेंगे तो आपको पता है डबल काउंट हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। अच्छा, एडजस्ट करके इम्पैक्ट जीरो हो गया, तो अब कौन सी एक्टिविटी में इंटरेस्ट आता हुआ देखा हूं? मैं बोलूंगा भाई इंटरेस्ट रिसीव इतना है, यानी मैंने कहीं इन्वेस्ट किया था, उससे मुझे कमाई कितनी हुई? 70,000 रुपए की। अच्छा, कमाई इटसेल्फ 1 लाख रुपए की है, पर कमाना अलग बात, पैसे आना। तो कैश फ्लो में क्या हम कमाई दिखाते हैं या पैसा आता हुआ दिखाते हैं? तो पैसा आता हुआ दिखाते हो, कमाई को जीरो करो पहले। पहले बताओ, बात क्लियर है? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन? अगर कोई रिसीवेबल पेबल इन्वेंट्री, वेरी गुड। अच्छा, अगर इन्वेंट्री है तो देखेंगे इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? क्योंकि मैंने यूज किया है कम, खरीदा है ज्यादा। अच्छा, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, लेस, क्यों? नहीं नहीं भाई, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। पिछले साल क्या तुम भी इसी गंगा में बह गए? पिछले साल कहां से आ गया यहाँ पे? यहाँ पे रिसीवेबल के इंक्रीज का मतलब ये है कि सेल किए और पैसे रिसीव नहीं हुए। अच्छा, अगर मैं कहूँ मेरे अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हो रहा है, अभी भी पिछले साल, अल्लाह की कसम, अकाउंट्स पेबल के इंक्रीज का मतलब यह है बच्चों कि इस साल मैंने खरीदा, एक्सपेंस किया, बट पे उसको क्या करता हूँ? ऐड बैक कर देता हूँ। क्लियर है? पिछले पिछले साल कहां से आ गया भाई? नहीं ना, नहीं पकेगी ना। चलो अब यूं समझो, अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं ये कहूं कि मेरा अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हो रहा है, अब बोलोगे कि एक पिछले साल का एक्सपेंस है जो पे हो रहा है इस साल, पिछले साल का एक्सपेंस इस साल पे हो रहा है, इसलिए मैं उसको माइनस करके दिखा दूंगा क्योंकि वो इस साल के एक्सपेंस में शामिल। चलो अब तुम बताओगे मेरा रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव हो गए, तो मैं क्या कर दूंगा? एड बैक कर दूंगा। लॉजिकली चलना है। तुम कुछ पूछ रहे थे यानी? जी। हाँ, हमेशा वो प्रैक्टिस है। अगर तुम फाइनेंसिंग में भी दिखाते हो तब भी कोई मसला नहीं है। कुछ कंपनीज है ना जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं एक्सपेंस के तौर पे, वो फाइनेंसिंग में भी दिखाती है, पर 99% कंपनीज ऑपरेशंस में दिखाती हैं। क्लियर है? फिर कहाँ यूज करेगा, मतलब कोई जवाब ही नहीं बनता ना। लेगा ही ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस के लिए, वरना तो फिर नीड ही नहीं है। सही है ये? अच्छा भाई, ये कॉपी कर लें जल्दी से आप, इंटरेस्ट वाली कहानी, फिर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करते हैं। भाई तुझे क्लियर है चीजें? पक्का? सारे एडलेस सब? ये नहीं बोलना कि पिछले साल वाला है, ये क्या जब मैंने सिखा दिया तो हर चीज में पिछले साल घुसा दो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कार वगैरह इन्वेस्ट करते हैं तो एसेट को लगाना तो ऑपरेशंस में लगा दो ना, तो उसका भी एक ट्रीटमेंट होगा। हाँ, अदर देन जो भी ये इन्वेस्टमेंट है ना, अभी एक एक करके ऐड करेंगे इसमें। वो इन्वेस्टमेंट, वो जो आपने पीपी खरीदा है ना, वो तो आपके ऑपरेशंस में ही आएगा ना, डेप्रिशिएट भी हो रहा होगा, वो तो अपना ट्रीटमेंट चलता रहेगा बस।
बिल्कुल रेंटल इनकम आएगी। उस रेंटल इनकम को इस इंटरेस्ट रिसीवेबल की जगह रेंट रिसीवेबल कर देना बस। जी सेम। अच्छा एक कॉपी करते करते एक बात सुनो पहले प्लीज सारे बच्चे फोकस इधर। मुझे एक बात बताओ, उसने सवाल अच्छा किया कि सर अगर डिविडेंड रिसीवेबल आपने इसके साथ लिखा हुआ है तुम इंटरेस्ट को भूल जाओ। प्लीज मेरी बात पे फोकस करना क्योंकि आगे सवालों में आएगा। अब डिविडेंड कब आता है? जब मैं किसी को लोन दूं या किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं। वेरी गुड। अच्छा शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा ना तो सामने वाली कंपनी मुझे इंटरेस्ट नहीं देगी, डिविडेंड। तो मैं पता है क्या करूंगा, इंटरेस्ट इनकम की जगह यहां लिख दूंगा डिविडेंड इनकम। प्लीज सुनना इधर एक मिनट। डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट रिसीवेबल की जगह। अच्छा बात अलग है, दोनों ऑपरेशन से हटके है। दोनों इनकम कहां से आ रही है? इन्वेस्ट करने से। दोनों इनकम कहां से आ रही है? इन्वेस्ट करने से। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कैश रिसीव हो जाएगा तो क्या मेरा इंटरेस्ट का रिसीवेबल कम हो जाएगा या डिविडेंड का? डिविडेंड का। दोनों के लिए लॉजिक क्या है? सेम है भाई। मैं तो सिंपल एक चीज सिखाता हूं, लॉजिकली चलें आप और लॉजिकली ये सोचें कि अदर देन ऑपरेशंस अगर कोई इनकम आ रही है तो उसका रिसीवेबल आप अलग से देखें। जैसे अदर इनकम में अदर इनकम कुछ भी हो सकती है। जैसे इस बच्चे ने भी एग्जांपल दी सर ये रेंट इनकम हो सकती थी, रेंट इनकम। हाँ या नहीं? यस सर। अच्छा अगर ये रेंट इनकम होती तो मैं एंट्री क्या बनाता? रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम। भाई मैं तो सिखाना ये चाह रहा हूं कि कोई भी अदर इनकम हो वो अदर इनकम आपके उस अदर रिसीवेबल को क्या करेगी? यानी इनकम के आने से मेरा रिसीवेबल क्या होगा और जब पैसे आएंगे तो वो रिसीवेबल। क्या आप उसको रेंट रिसीवेबल कह सकते हैं? यस। क्या हम उसको डिविडेंड रिसीवेबल कह सकते हैं? यस। क्या हम उसको इंटरेस्ट रिसीवेबल कह सकते हैं? यस। अब आपको वो किसी भी रंगो शक्ल में दे दे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो अदर देन ऑपरेशंस है। जी। अबे नहीं नहीं भाई, मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि अचानक से सो रहे हो चादर उठा के दे दी। नहीं। डिविडेंड सुनो 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 मेरी बात। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे अनाउंस होता है, उससे पहले मैं बुक नहीं कर सकता। अभी मेरा तो जिंदगी भर का काम ही यही है। सुनो मेरी बात सुनो, देखो मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, सही है जी। अब मैंने देखा कि भाई उसके क्वार्टर क्लोज हो गया। क्वार्टर मतलब 3 महीने क्लोज हो गए। इनकी क्वार्टरली क्लोजिंग होती है लिस्टेड कंपनीज की। अब लिस्टेड कंपनी जैसे ही अपना क्वार्टर क्लोज करती है ना वो अनाउंस करती है कि मेरे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं मैं उनको 5 रुपए 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड देती हूँ। अब तुम लोग बोलोगे सर आपने क्या 5 रुपए के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है? तो मैंने शेयर हजारों में खरीदे हुए होंगे ना, जो कि नहीं खरीदे हुए गरीब हूँ। सुनो मैंने क्या कहा कि मैंने शेयर हजारों में खरीदे हुए होंगे, तो जैसे ही डिविडेंड अनाउंस हुआ क्या मेरा राइट डिटरमाइन हो गया? सामने वाली कंपनी मुकर नहीं सकती। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं डिविडेंड रिसीवेबल की एंट्री बनाऊंगा और डिविडेंड इनकम की एंट्री बनाऊंगा। बस तुम मुझे बताओ क्या ये मैं अपनी विश या अपनी विल से बनाऊंगा या डिक्लेयर होगा? तब मैं बनाऊंगा। डिक्लेयर होने के बाद वो आपको एग्जाम में बताएगा। पर आप ये तो कॉन्सेप्ट फाइनल और FAR 2 के हैं। मैं फिर ये पूछ सकता है यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं बोलेगा, तुम्हें सिर्फ इनकम दे देगा। पहली चीज यानी सुनना है। तो दूसरी चीज, इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक करने के लिए मुझे डिक्लेरेशन की नीड नहीं है क्योंकि वो कागज पे लिखा हुआ है कि वो ड्यू हो जाएगा हर साल। क्लियर है? रेंट रिसीवेबल बुक करने के लिए कोई अनाउंसमेंट की नीड नहीं है क्योंकि वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो हर महीने ड्यू होता रहेगा। फर्क समझ आता है? तो अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं ना तो मैं अपनी विश या अपनी विल से रिसीवेबल नहीं बुक करता। सामने वाली कंपनी अनाउंस करेगी तो बुक करूंगा। क्लियर है भाई? और कोई सवाल पूछा था यानी यहाँ से? पक्का कोई भी सवाल नहीं है जी? सवाल नहीं है कोई? पक्का? ओके। इसको यार ये कॉपी कर लो भाई। ऑनलाइन वालों क्लियर है? ओके जी। ये कर लें कॉपी। वो आगे सिखाता हूँ आसान भाई। आसान एक बच्चा में कह रहा है कि सर PPE लोन पे परचेज करें, वो भी सिखाता हूँ आगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी शुरू होगी सब मैं मिक्स कर दूंगा। तो पहले अभी सुकून से रहें आप।
अगली क्लास से बहुत ही ज्यादा अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी शुरू होने वाली है जो कि तुमने अपने पीआरसी लेवल पे नहीं की हुई। किया तो क्या, कैश फ्लो भी नहीं था, पर एटलीस्ट ये अकाउंटिंग तो समझ आ रही थी ना, वो अकाउंटिंग भी तुम्हारे लिए न्यू होगी हल्की सी, तो वो सीखेंगे। पेपर में आयान पूछ रहे सर मैक्सिमम कितनी एडजस्टमेंट्स आएंगी? सर मैक्सिमम 9-10 होती हैं एडजस्टमेंट्स, और बाकी एक पेज पे बैलेंस शीट पीएनएल होता है। अभी दिखाता हूँ तुम्हें पास पेपर। साइमल्टेनियसली आप नाम भी लिख दें कि भाई चाहे आप इस सवाल इस वाले अकाउंट को इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट कह दें या डिविडेंड रिसीवेबल का अकाउंट कहते हैं, दोनों की अकाउंटिंग सेम है। यानी मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा ना उधर। अच्छा प्लीज ये कॉपी कर लेना यार, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसको हम काट देते क्योंकि ये गलत था। तो आप लेस कर देंगे। इन्वेंट्री इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपने खरीदी ज्यादा है, यूज कम किए, तो वो भी आप लेस करेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे भाई मैंने खरीदी ज्यादा है तो मैं खरीदने पे पहुंचना चाहता हूँ। और आपका पेबल आई थिंक इंक्रीज हो रहा है, और पेबल इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपने जो खरीदी आपने उसको कुछ पैसे पे, तो आप क्या करेंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। वेरी गुड, हो गया टाइ, गुड है। डन, मैच हो गया। कैश का ओपनिंग बैलेंस, यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस आ रहा तुम्हारा कोई 745260। चलें जी देख लेते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। मैंने सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स रख दिया 1971210, यही था। आपने इंटरेस्ट इनकम को लेस किया ताकि इसका इम्पैक्ट क्या हो जाए, जीरो। हम यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट भी देख लेते हैं। ओपनिंग था 62580, आपने इनकम इसमें ऐड की थी 52500 की, जिससे मेरा रिसीवेबल का अकाउंट क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। आपके पास कैश कितना रिसीव हुआ, कितने लोगों ने ये 62,500 निकाल लिया था कैश? वेरी गुड, यानी ये वो है कि जो आपको इंटरेस्ट इनकम क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। तो आपने पहले इनकम का इम्पैक्ट जीरो किया, 52500 से वो पैसे आ गए आपके पास। अच्छा भाई, इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करते हैं। ओपनिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास आ रहा है 25680। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था आपके पास, 80600, ऐसा ही है। आपने क्या कहा कि इस 80600 से मेरी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपने देखा क्लोजिंग लायबिलिटी कम बची हुई है, तो बाकी क्या हो गया, पे हो गया। तो मैंने यहाँ पे सर अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक किया ताकि इसका इंपैक्ट क्या हो जाए, जीरो। यानी अब तक सोलली मैं दो चीजों के इंपैक्ट जीरो कर चुका हूं। एक हो गया मेरा इंटरेस्ट इनकम, दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस, दो चीजों के इंपैक्ट जीरो हो गए। अब मैंने बना लिया सर पीपी का अकाउंट। पीपी के अकाउंट में मुझे ओपनिंग गिवन है, पीपी के अकाउंट में मुझे
क्लोजिंग गिवन है। अच्छा, इसने मुझे डेप्रिसिएशन बता दिया है और डिस्पोजल के लिए इसने मुझे ये बता दिया कि कैरिंग अमाउंट 150 की। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 150 की कैरिंग अमाउंट रखी तो मेरे पास एडिशन कितने की आ गई, 275,000 की। मेरे पास गेन ऑन डिस्पोजल की जगह लॉस ऑन डिस्पोजल आया। तो लॉस ऑन डिस्पोजल मैंने क्या किया, यहाँ पे एड बैक कर दिया ताकि इसका इंपैक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश। इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद आपके सामने देखिए मैं पहुंच गया था 2170360 पे। सर क्या ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन इस सवाल में इक्वल है, अलग है? रीजन रिसीवेबल पेएबल। अब आज के बाद हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल, कुछ पैसा फंसा हुआ है और किसी को हमने पैसा नहीं दिया। अच्छा, अब मैं देखा कि रिसीवेबल में कितना पैसा फंस गया, आप लोगों ने निकाला होगा डिफरेंस, कितना पैसा फंस गया है, 309440, इतना पैसा फंस गया। मैंने बोला भाई नहीं मिला, हटाओ उसको यहाँ से, नहीं मिला, इनकम है पैसे नहीं है, हटा दिया मैंने कहा इन्वेंट्री कितनी ज्यादा खरीदी मैंने, वेरी गुड, 29400। मुझे बताओ ऐसा कितना पैसा जो लोगों का मैंने रोक लिया, 20,000। तो क्या मैं लेस करूं या उसको ऐड करूं, ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर एक्सपेंस हो चुका है जिसकी पेमेंट मैंने नहीं की। तो मैंने इंक्रीज इन पेबल को ऐड बैक कर दिया। मैंने कहा कि भाई देखेंगे ऐड बैक हो गया, मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1851520। ये आ गया था सबका, वेरी गुड याद। अच्छा, फिर हमने इसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट की, कितने की, 102,000 की। अच्छा, अब मैंने कहा कि मेरे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1749520 का, ऐसा ही है। इसके बाद मैंने कहा कि भाई मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ 62,500 का, मैंने पीपी एक्वायर किया 275 का और पीपी डिस्पोज किया 135,200 का। मेरे पास सिंपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आने के बजाय पैसा गया है कितना, 77,300 का। तो मैं ये कहूं कि 1749520 में ऑपरेशन से पैसा लेके आया, इतना पैसा यहां लगा दिया, तो नेट कैश इनफ्लो कितना है, 167,220। अब इस 167,220 में मैंने ऐड कर दिया कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। तो मेरे पास आ गया 2417,480। सही है जी जी। हाँ तो कोई मसला नहीं है, हाँ कोई मसला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गिवन था तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ये 62,500 देखो ना, यहां से निकाला मैंने, ये रहा ये वाला अकाउंट। मैंने कहा ओपनिंग 62,580 है, ओपनिंग ये देखो 62,580, ये मुझे कहां से पता लगा, ये रहा बैलेंस शीट में आ रहा। इतना मुझे रिसीव करना था, यानी सुनना इधर, यानी इधर सुनना, देखो इतना मुझे रिसीव करना था। मैंने कहा मैंने और कितना कमा लिया जानी, 52,500। मैंने कहा उतना मुझे रिसीव करना था 52,500, अब और कमा लिया मैंने, तो कुल मिला के रिसीव करना है। बचा हुआ कितना है, 52,580। तो मैंने कहा जब मुझे टोटल उतना कमा के रिसीव करना था, बच इतना गया, तो मिल कितना गया, सही है। तो मैंने कहा जो इनकम थी 52,500 की, 52,500 वो मेरी इनकम में शामिल है और कैश मेरा ज्यादा आया है। तो पहले मैंने सिंपल एक काम किया, मेरी जो इस साल की कमाई है मैंने उसको क्या किया, 0, ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाए उसका, 0। और फिर मैंने अपने शेयर होल्डर को बता दिया भाई मैंने इनकम तेरे को 0 करके दिखा दी है, पैसे इतने हैं। तो मैंने ये पैसे 62,500 के देखो यहाँ दिखा दिए। क्लियर है, पक्का? हाँ जी, कोई और सवाल जानी, क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो ये कितने % हो गया था सवाल, 100%, पक्की बात है, वेरी गुड। अच्छा जी, यानी सर यहाँ पे फाइनली हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक दो चीजें रह गई है, मेनली खत्म हो चुका है। अब हम अगली क्लास से करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। तो उसमें पहले यहाँ तक रिवाइज करके आना और मेरी स्ट्रेटेजी वही रहेगी। आगे चलते रहेंगे तो पीछे की चीजें क्या होंगी, कैरी फॉरवर्ड होंगी, वो कभी भी नहीं भूलेंगे। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में जानी, अल्लाह हाफिज।